ठीक है, लेट्स अनपैक दिस। अगर हम एक ऐसे हथियार की कल्पना करें, एक ऐसा हथियार जिसे ना तो निशाना लगाने की जरूरत है और ना ही किसी सैनिक को उसका ट्रिगर दबाने की। जो बस अपना काम खामोशी से करता है। बिल्कुल, वो बस इंतजार करता है, हफ्तों, महीनों या शायद सालों तक, जमीन के नीचे एकदम खामोश। जब हम युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में फाइटर जेट्स या आसमान में उड़ते मिसाइल आते हैं। हाँ, या भारी टैंक्स की तस्वीरें। राइट। लेकिन आज के हमारे इस डीप डाइव का विषय ये खामोश हथियार है। हम मैकेनिक्स ऑफ माइन वॉरफेयर की गहराइयों में जाने वाले हैं। हाँ। ये माइंस सिर्फ मिट्टी में दबे हुए एक्सप्लोसिव बॉक्सेस नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैकेनिकल सिस्टम्स हैं जो लाइक एक साइलेंट गार्डियन की तरह अपने टारगेट का इंतजार करते हैं, और जब सही समय आता है तो इनका वार एकदम अचूक होता है। और इस हथियार की ये खामोशी और इसका धीरज ही इसे इतना खतरनाक बनाता है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि मिलिट्री स्ट्रैटेजी में माइन लेइंग को पारंपरिक रूप से एक ऑल आर्म्स टास्क माना जाता है। एक ऑल आर्म्स टास्क। मतलब ये सिर्फ किसी एक खास टेक्निकल यूनिट की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ एक किनारे कर दिया जाए या किसी एक यूनिट पर छोड़ दिया जाए। क्योंकि अक्सर आम धारणा यही होती है कि माइंस बिछाना या जमीन से उन्हें सुरक्षित निकालना, ये तो सिर्फ इंजीनियर्स का काम है ना? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। देखिए, ये सच है कि इंजीनियर्स युद्ध के मैदान में ब्रीचिंग और डीमाइनिंग का सबसे जटिल और खतरनाक काम करते हैं। लेकिन अगर हम मिलिट्री डॉक्ट्रिन के नजरिए से देखें तो हर सैनिक को माइन वॉरफेयर की बुनियादी तकनीक और उसके पीछे की साइंस समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। चाहे वो इन्फेंट्री का जवान हो जो गश्त पर है या आर्टिलरी का क्रू, ये पूरे आर्म्ड फोर्सेस की डिफेंस स्ट्रैटेजी का एक बेहद अहम हिस्सा है। राइट। ये रणनीति तो समझ में आती है, लेकिन एक सवाल जो मन में उठता है, माइंस का इस्तेमाल तो विश्व युद्धों के समय से हो रहा है या शायद उससे भी पहले से। हाँ, काफी लंबे समय से। और ये तकनीकी रूप से काफी पुराने हथियार हैं। तो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट में जहां हमारे पास ड्रोन्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, तो इन जमीन में दबे हथियारों में नया क्या हो सकता है? क्या आज की तकनीक ने इन्हें किसी तरह से बदला है? तकनीक ने इन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। पुरानी समय में माइंस मुख्य रूप से लोहे या भारे धातुओं के बड़े बड़े बक्से होते थे, जिन्हें खोजना अपेक्षाकृत आसान होता होगा। बिल्कुल। कन्वेंशनल मेटल डिटेक्टर्स उनके भारी लोहे के आवरण को तुरंत पकड़ लेते थे। लेकिन आज की पीढ़ी के मॉडर्न माइंस एक बिल्कुल अलग स्तर पर काम करते हैं। आज ज्यादातर माइंस नॉन डिटेक्टेबल श्रेणी में आते हैं। नॉन डिटेक्टेबल? इसका मतलब है कि उन्हें खोजने वाली तकनीक अब काम नहीं करती, लगभग ना के बराबर। ऐसा इसलिए है क्योंकि मॉडर्न माइंस को बनाने में मेटल का इस्तेमाल बहुत कम या बिल्कुल नहीं किया जाता। इसके बजाय वे एडवांस्ड प्लास्टिक और स्पेशल अलॉयज से बनाए जाते हैं। अब जरा सोचिए, एक कन्वेंशनल मेटल डिटेक्टर जमीन में चुंबकीय क्षेत्र या लोहे की उपस्थिति खोजता है, लेकिन जब जमीन के नीचे सिर्फ एक प्लास्टिक का डब्बा दबा हो तो वो मशीन बिल्कुल खामोश रहती है। एकदम खामोश। ये साइलेंट गार्डियंस अब लगभग इनविजिबल हो चुके हैं। ये तो जमीनी सैनिकों के लिए एक बहुत ही खौफनाक स्थिति है। मेटल डिटेक्टर्स उन्हें पकड़ नहीं सकते। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस इनविजिबिलिटी को सही मायने में समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये उपकरण असल में बनते कैसे हैं। इनकी बनावट को समझना जरूरी है। अगर हम इन्हें कैटेगराइज करें तो किसी भी माइन को मुख्य रूप से 4 बुनियादी पहलुओं से क्लासिफाई किया जाता है। पहला है केस, दूसरा कंटेंट, तीसरा पर्पस और चौथा मेथड ऑफ फायरिंग। हाँ, अगर हम सबसे बाहरी हिस्से यानी केस से शुरू करें तो ये वो बाहरी आवरण है जिसमें बाकी सब कुछ सुरक्षित रखा जाता है। और जैसा कि अभी हमने चर्चा की, ये केस प्लास्टिक या स्पेशल अलॉयज का हो सकता है। राइट। लेकिन सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं, बल्कि लकड़ी, सिरेमिक और यहाँ तक कि कांच का भी इस्तेमाल केस के रूप में किया गया है। कांच का? अगर मकसद सिर्फ मेटल डिटेक्टर से बचना है तो कांच भी काम करेगा? बिल्कुल। कांच या सिरेमिक पूरी तरह से नॉन मैग्नेटिक होते हैं। केस का मुख्य काम बस अंदर के मैकेनिज्म को मौसम और नमी से बचाना है। तो ये तो बात हुई भारी ढांचे की। लेकिन अगर हम उस केस के अंदर झांके, यानी उसका कंटेंट, अमूमन हर कोई यही सोचेगा कि हथियार है तो अंदर एक्सप्लोजिव ही भरा होगा। क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? ज्यादातर मामलों में बल्क एक्सप्लोजिव ही होता है, लेकिन हमेशा नहीं।
कई बार माइंस के अंदर फ्लेम एजेंट भरा होता है। जो एक आग का गोला पैदा करता है। हाँ, और इससे भी आगे कुछ माइंस में टॉक्सिक केमिकल्स भी भरे होते हैं। वे टॉक्सिक केमिकल्स? इसका मतलब उनका मकसद सिर्फ एक गाड़ी को उड़ाना नहीं है? नहीं, उनका मकसद एक पूरे इलाके को जहरीला बनाना है। इसे टैक्टिकल एरिया डिनायल कहते हैं। धमाका सिर्फ एक जरिया होता है उस केमिकल को हवा और जमीन में फैलाने का। बाप रे, ये एक बहुत ही डरावनी रणनीति है। तो केस और कंटेंट के बाद तीसरा पहलू है पर्पस, कि ये माइन किसके लिए बिछाया गया है। और यहीं पर सबसे अहम फर्क आता है। पर्पस के आधार पर मुख्य रूप से 2 कैटेगरीज होती हैं, एंटी टैंक जिसे एटी कहते हैं और एंटी पर्सनल यानी एपी माइंस। तो एंटी टैंक या एटी माइंस भारी व्हीकल्स के लिए होते होंगे। उन्हें ट्रिगर करने के लिए बहुत ज्यादा दबाव की जरूरत होती होगी, राइट? बिल्कुल। एक एटी माइन को फटने के लिए कई 100 किलोग्राम के भारी दबाव की जरूरत होती है। सैद्धांतिक रूप से एक सैनिक एक एटी माइन के ऊपर खड़ा हो सकता है और वो नहीं फटेगा। ओह, क्योंकि उसका डिजाइन ही सिर्फ भारी टैंक्स के लिए है। हाँ, और इसके विपरीत एंटी पर्सनल या एपी माइंस होते हैं जो सीधे इंसानों को निशाना बनाते हैं, जो बहुत ही नाजुक दबाव से काम करते होंगे। राइट। सिर्फ कुछ किलोग्राम का वजन उन्हें ट्रिगर कर सकता है। एपी माइंस में भी ब्लास्ट टाइप्स होते हैं, फ्रैगमेंटेशन टाइप्स होते हैं जो छर्रे मारते हैं, और डायरेक्शनल टाइप्स जो एक खास दिशा में वार करते हैं। अच्छा, अब आते हैं चौथी पहलू पर, मेथड ऑफ फायरिंग। उस जमीन में दबे प्लास्टिक के डिब्बे को कैसे पता चलता है कि उसका टारगेट आ गया है? सबसे सीधा तरीका तो शायद यही है कि कोई उस पर पैर रखे। उसे कॉन्टैक्ट माइन कहते हैं। ये सबसे पुराना तरीका है। जब फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है तो वो ट्रिगर हो जाता है। और दूसरा तरीका, क्या कोई इंसानों से मैनुअली भी ट्रिगर कर सकता है? हाँ, उसे कमांड ऑपरेटेड माइंस कहते हैं। इसमें एक ऑब्जर्वर किसी सुरक्षित जगह से उसे तार या वायरलेस सिग्नल के जरिए ट्रिगर करता है। लेकिन मैंने सुना है कि कुछ माइंस बिना छुए ही फट जाते हैं। आप इन्फ्लुएंस माइंस की बात कर रहे हैं। ये मेथड ऑफ फायरिंग का सबसे उन्नत प्रकार है। इन्हें फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती। ये अपने आसपास के वातावरण को सुनते और महसूस करते हैं। बिना छुए, जमीन के नीचे से? हाँ, इनके अंदर बहुत ही संवेदनशील सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे मैग्नेटिक इम्पल्सेस जो टैंक के चुंबकीय बदलाव को पकड़ते हैं, या अकूस्टिक सेंसर्स जो साउंड वेव्स पहचानते हैं, और साइज्मिक सेंसर्स जो वाइब्रेशन को महसूस करते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक बम नहीं, एक स्मार्ट सेंसर बन चुका है। ये तकनीक सच में हैरान करने वाली है। तो एक बार जब सिग्नल मिल गया तो उस बक्से के अंदर असल में क्या होता है? I mean, एक माइन की एनाटॉमी क्या है? अगर हम इसे सरल भाषा में तोड़ें तो इसके अंदर 4 मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है फ्यूज। फ्यूज? क्या इसे हम माइन का ब्रेन कह सकते हैं? एकदम सटीक शब्द है। फ्यूज ही वह हिस्सा है जो टारगेट को सेंस करता है और तय करता है कि अब फटने का समय आ गया है। तो फ्यूज ने सिग्नल कैच कर लिया, अब वो आगे क्या करता है? फ्यूज के तुरंत बाद दूसरा हिस्सा आता है जिसे डेटोनेटर कहते हैं। ये एक बहुत ही सेंसिटिव एक्सप्लोजिव होता है। जैसे ही फ्यूज उसे सिग्नल देता है, डेटोनेटर एक छोटा सा धमाका करता है। छोटा सा मतलब वो पूरे माइन को नहीं फाड़ता? नहीं, डेटोनेटर बहुत सेंसिटिव तो होता है, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं होती। ओह, तो बीच में कोई और चीज होनी चाहिए जो इस चिंगारी को बड़े धमाके में बदले। और यहीं पर तीसरा हिस्सा काम आता है, बूस्टर। ये डेटोनेटर और चौथे हिस्से यानी मेन चार्ज के बीच की कड़ी है। अच्छा, अगर मैं इस पूरी प्रक्रिया को इमेजिन करूं, जैसे हम लकड़ियों का एक बड़ा अलाव जलाते हैं। अगर फ्यूज शुरुआत है तो वो माचिस की तीली है जिसे हम रगड़ते हैं। बिल्कुल, और जो पहली बारीक सी चिंगारी पैदा होती है वो आपका डेटोनेटर है। हाँ, और मैं उस छोटी सी तीली से सीधा लकड़ियों के बड़े बड़े लट्ठों को आग नहीं लगा सकता। मुझे बीच में कुछ कागज या सूखी पत्तियां चाहिए होंगी। तो क्या बूस्टर वही कागज है? वही कागज है। बूस्टर तेजी से जलता है और आग को इतना बड़ा कर देता है कि वो बड़ी लकड़ियों को पकड़ ले, और वो बड़ी लकड़ियां जो असली गर्मी पैदा करती हैं वो है मेन चार्ज। मेन चार्ज यानी वो बल्क एक्सप्लोजिव जो सबसे ज्यादा मात्रा में भरा होता है। टैंक के परखच्चे उड़ाने वाली सारी ताकत इसी से आती है। एकदम सही। इस माचिस से लेकर अलाव तक के सफर को तकनीकी भाषा में फायरिंग चेन कहते हैं।
ये हमेशा एक इनिशिएटिंग एक्शन से शुरू होता है। इनिशिएटिंग एक्शन जैसे दबाव पड़ना या कोई तार खींचना। हाँ, जिससे फ्यूज ट्रिगर होता है और एक फ्लेम पैदा होती है। ये फ्लेम मैकेनिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है, फ्रिक्शन से बन सकती है या इलेक्ट्रिकल हो सकती है। और फिर वो फ्लेम डेटोनेटर तक जाती है, फिर बूस्टर और फिर मेन चार्ज। ये पूरी मैकेनिक्स बहुत ही लॉजिकल हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब अगर हम किताबों से बाहर निकलें तो असली बैटलफील्ड में एक कमांडर इस फायरिंग चेन का उपयोग कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें M18 क्लेमोर का उदाहरण देखना होगा। ये टैक्टिक्स का बेहतरीन संगम है। क्लेमोर, ये नाम बहुत सुना है। ये किस कैटेगरी में आता है? ये एक डायरेक्शनल एंटी पर्सनल माइन है। डायरेक्शनल? इसका मतलब साधारण माइंस की तरह ये हर दिशा में तबाही नहीं मचाता। बिल्कुल। क्लेमोर को जमीन के ऊपर खड़ा किया जाता है। जब इसका मेन चार्ज फटता है तो ये अपने अंदर मौजूद लगभग 700 स्टील की गोलियों को सामने की तरफ एक 60 डिग्री के कोण में फायर करता है। 700 गोलियां एक ही दिशा में? हाँ, एक शॉटगन की तरह। ये तो बहुत भयानक है। लेकिन एक चीज जो मुझे खटक रही है, क्लेमोर को ज्यादातर कमांड ऑपरेटेड तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, राइट? हाँ, एक ऑब्जर्वर इसे मैन्युअली ट्रिगर करता है। यही बात मुझे समझ नहीं आ रही। अगर दुश्मन आ रहा है तो एक साधारण कॉन्टैक्ट माइन सबसे आसान विकल्प लगता है ना। दुश्मन ने पैर रखा, धमाका हो गया। उसमें किसी को इंतजार करने की क्या जरूरत है? कमांड ऑपरेटेड माइन क्यों? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर तो बात सिर्फ एक धमाका करने की नहीं है, बात है टैक्टिकल कंट्रोल की। कमांड ऑपरेटेड माइंस में ऑब्जर्वर इंतजार करता है जब तक कि टारगेट पूरी तरह से उस सटीक किल जोन में ना आ जाए। किल जोन यानी जहां उन 700 गोलियों का असर सबसे ज्यादा होगा। राइट। जरा सोचिए, एक कॉन्टैक्ट माइन बहुत ही अंधाधुंध होता है। दुश्मन की 10 लोगों की टुकड़ी आ रही हो और सबसे आगे चलने वाला पॉइंट मैन उस पे पैर रख दे तो सिर्फ एक मरेगा और बाकी कवर ले लेंगे। बिल्कुल, सरप्राइज एलिमेंट खत्म और फ्रेंडली फायर का भी खतरा रहता है। ओह, अब समझ आया। कमांड ऑपरेटेड माइन एक कंट्रोल्ड डिफेंस टैक्टिक है। ऑब्जर्वर पूरी दुश्मन टुकड़ी को उस 60 डिग्री के घेरे में आने देता है और फिर एक बटन दबाने से पूरी टुकड़ी बेअसर हो जाती है। ये प्रिसिजन देता है। और क्योंकि ये डायरेक्शनल है तो पीछे बैठी अपनी ट्रूप्स पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। यही इसका सामरिक फायदा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, सबसे पहली बात, माइंस सिर्फ बॉम्ब नहीं है। ये बहुत ही जटिल मैकेनिकल सिस्टम्स हैं और इन्हें समझना पूरी आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक ऑल आर्म्स टास्क है। दूसरी बात, इन्हें 4 मुख्य तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है: केस, कंटेंट, पर्पस और मेथड ऑफ फायरिंग। तीसरी चीज है धमाके की प्रक्रिया, यानी फायरिंग चेन। इनिशिएटिंग एक्शन से फ्यूज, फिर डेटोनेटर, बूस्टर और अंत में मेन चार्ज। और अंत में M18 क्लेमोर जैसे कमांड ऑपरेटेड माइंस हमें दिखाते हैं कि मॉडर्न डिफेंस में सिर्फ विनाश नहीं बल्कि टैक्टिक्स और कंट्रोल बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। इस पूरी तकनीक को समझने के बाद मेरे दिमाग में बस एक विचार है। हमने शुरू में बात की थी कि मॉडर्न माइंड्स एडवांस प्लास्टिक और स्पेशल अलॉयज की वजह से लगभग नॉन डिटेक्टेबल होते जा रहे हैं। हाँ। तो अगर केस बनाने की ये तकनीक ऐसे ही विकसित होती रही और माइंड्स पूरी तरह इनविजिबल हो गए, तो भविष्य में ट्रूप्स को सुरक्षित रखने के लिए क्या सिर्फ सावधानी काफी होगी या फिर हमें डिटेक्शन की कोई बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी खोजनी पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से आने वाले समय में मिलिट्री इंजीनियर्स की नींद उड़ाने वाला है। इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार जब भी हम किसी सुरक्षित जमीन पर कदम रखें तो शायद हमें उस साइलेंट गार्डियन के बारे में सोचना चाहिए जो कहीं अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो।